अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास में हम लास्ट टाइम रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे थे। आज हमारे पास रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जिसको हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, उसके रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास कि जो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उससे क्या रिज़ल्ट्स उसने अख़ज़ किए, क्या रिज़ल्ट्स नताइज जो हैं वो उसने निकाले। पहली बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल पेश किया एटम के लिए, उसका नाम उसने रखा प्लेनेटरी मॉडल। तो ये पहली बात है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो क्या नाम था उसका, प्लेनेटरी मॉडल। प्लेनेटरी मॉडल कैसे? उसने कहा कि जैसे सूरज जो है वो सेंटर में है और उसके बाकी प्लैनेट्स इर्द गिर्द जो है वो गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बिल्कुल इस तरह उसने कहा कि न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में है और बाकी जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, वो उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। बेसिकली ये मकसद था उसका प्लेनेटरी मॉडल कहने का। अब आज उसका पहला जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट है, पहला रिज़ल्ट वो क्या है, हमने देखा था पास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, कि सारे पार्टिकल, मोस्टली पार्टिकल जो थे वो सीधे गुजर गए थे। ठीक हो गया। अब पार्टिकल्स का बगैर मुड़े सीधा चला जाना क्या जाहिर करता था कि एटम का ज़्यादा हिस्सा खाली है। सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, बगैर मुड़े, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। ज़्यादा जो वॉल्यूम है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। ऐसे था ना एटम। ठीक हो गया। तो हमने पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल जो गुजारे थे, तो ज़्यादा पार्टिकल क्या थे, बगैर मुड़े सीधे गुजर गए थे। सेकंड पॉइंट है द डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स प्रूव दैट देयर इज अ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब कुछ पार्टिकल जो थे वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे। ठीक है, ये सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, उसने कहा कि अगर देखें हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही वो पॉजिटिव चार्ज सेंटर के करीब से गुजरता है तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब जो सेंटर वाली चीज़ है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव को रिपेल करता है, इस वजह से वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट क्या है कि पार्टिकल्स का मुड़ना, डिफ्लेक्ट होना, ये जाहिर करता है कि सेंटर वाली जो चीज़ है, सेंटर में वो पॉजिटिव चार्ज वाली है, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का नाम दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। अब कुछ पार्टिकल हमें पता है, हमने पढ़ा था कि बिल्कुल टकराकर वापस पलट आए थे, रीबाउंस हुए थे। उसका क्या मतलब है कि जो सेंटर वाली चीज़ है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया, वो क्या है, बहुत डेंस और हार्ड है। क्योंकि अगर वो हार्ड ना होती तो अल्फा पार्टिकल क्या करते, उसको फाड़ के आगे निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अल्फा पार्टिकल टकरा के वापस पलटे थे, जिससे जाहिर हुआ कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत हार्ड है और डेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, सिंस अ फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड it shows that the size of nucleus is very small as compared to the total volume of an atom। देखें हमने पार्टिकल्स जो थे उनकी डिफ्लेक्शन देखी तो चंद एक पार्टिकल्स ही डिफ्लेक्ट हुए थे। ज़्यादा पार्टिकल बगैर मुड़े सीधे गुजरे, चंद एक डिफ्लेक्ट हुए, चंद एक बाउंस बैक हुए। जो डिफ्लेक्ट हुए वो क्या जाहिर करते हैं कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत छोटा है। अगर न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता तो ज़्यादा पार्टिकल टकरा के वापस आने चाहिए थे और ज़्यादा पार्टिकल क्या होने चाहिए थे, डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए और बहुत कम पार्टिकल जो थे वो वापस पलटे, तो जिससे ये जाहिर हुआ कि एटम का जो साइज़ है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत कम है। एटम के मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज़ बहुत कम है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। पांचवा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। सिक्स पॉइंट है एन एटम हैज़ अ होल as a whole is neutral, therefore the number of electrons in an atom is equal to the number of proton। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव। एज अ होल अगर देखा जाए तो एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, जिससे ये बात जाहिर हुई कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। सपोज किसी एटम में अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 5 ही प्रोटॉन, तो +5 का चार्ज -5 का चार्ज क्या होगा,
वो आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। एज अ होल अगर एटम हम देखेंगे तो वो न्यूट्रल होगा। 7 पॉइंट जो है लास्ट वाला, except electron all the fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। ये वाला पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। एटम के इलेक्ट्रॉन्स के अलावा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के अलावा ऑल द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस, वो तमाम पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक जो है वो हमने रिजल्ट्स के बारे में पढ़ लिया। अब रिजल्ट्स से जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही थी, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन भी आ रही थी। उस कन्फ्यूजन में क्या है, कुछ रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट हैं, डीमेरिट्स हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा डिफेक्ट्स जो है ना वो अक्सर शॉर्ट में पूछते होते हैं। तो पहला डिफेक्ट अगर हम देखें तो क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग द चार्ज पार्टिकल्स should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक क्या होता है कि कोई भी चार्ज बॉडी जब मूव करती है तो उसे क्या करना चाहिए, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं तो इन्हें क्या करना चाहिए, क्लासिकल थ्योरी जो रेडिएशन की है वो ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जो है वो रिलीज करनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी रिलीज करेंगे तो वो न्यूक्लियस के करीब होते जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज करते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन ये दरमियान में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हर चक्कर के बाद उसे क्या करना चाहिए, एनर्जी रिलीज करनी चाहिए कंटिन्यूसली, और एट द एंड कहाँ पे गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर आके उसे गिर जाना चाहिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली लगातार एनर्जी निकालते रहना चाहिए, मुसलसल एनर्जी निकालते रहना चाहिए, और हर स्टेप में वो क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के करीब होते जाना चाहिए, और अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। अगर ये होता है तो न्यूक्लियस के अंदर गिरने की वजह से एटम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एटम फना हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, ये डिफेक्ट था उसका, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक ये बात जो है वो पूरी नहीं हो रही थी। सेकंड स्टेप हमारे पास जो सेकंड डिफेक्ट है वो क्या है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अभी हमने कहा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कंटिन्यूसली निकालनी चाहिए, दे शुड फॉर्म अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो उन्हें क्या करना चाहिए, एनर्जी का एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है कि लाइट जब रिलीज होती है अगर कंटिन्यूसली, तो हर स्टेप पे क्या होता है, इस तरह स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लाइंस जो हैं वो हर वक्त इमिट हो रही है एनर्जी, तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होना चाहिए। जहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें डिफरेंट कलर जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिफ्यूज हुए होते हैं। लाइक जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास अगर एक ब्लू कलर है, उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो रेड कलर है, और उसके बाद हमारे पास जो है वो ग्रीन है। तो अगर इस वक्त आप देखें तो आपको तीनों कलर अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ब्लू, रेड और ग्रीन के दरमियान में क्या है, डिस्टेंस है। ये वाला जो स्पेक्ट्रम है ना, ये है लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर इस तरह कर दें कि कलर एक दूसरे के ऊपर आ जाएं कि हमें रेड और ग्रीन और ब्लू के दरमियान जो है अगर हम कोई बाउंड्री लगाना चाहें, कि निशानदेही करना चाहें कि यहाँ पे रेड ख़त्म हो गया है और आगे ब्लू शुरू हो गया है या इधर ग्रीन शुरू हो गया है, तो ऐसा हमें एग्जैक्ट बाउंड्री नज़र नहीं आ रही। ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या स्पेक्ट्रम, ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें हमें कलर्स के दरमियान प्रॉपर कोई बाउंड्री नज़र नहीं आती, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है रेनबो। रेनबो बारिश के बाद जो है उसमें क्या होता है, कलर्स जो होते हैं वो डिफ्यूज हुए होते हैं। आप कलर्स के दरमियान डिफ्रेंशिएट, एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो कंटिन्यूस निकलने की वजह से, एनर्जी कंटिन्यूस निकलने की वजह से ये होना चाहिए था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था। बट लेकिन क्या हुआ, इन फैक्ट लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व। स्पेक्ट्रम कौन सा ऑब्जर्व किया गया, वो लाइन था। मतलब एक रेड था लाइन, फिर ग्रीन आए, फिर ब्लू आए, इस तरह उनका क्या है कि उनके दरमियान ख़ास डिस्टेंस है, या आप कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऐसा जो स्पेक्ट्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पे बनना कंटिन्यूस चाहिए लेकिन बनता लाइन है। एटम को एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज करते हुए न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, तो एटम कोलैप्स हो जाएगा।
ठीक होगा, फना हो जाएगा। तो ये दो डिफेक्ट्स थे, ये दो बातें रदरफोर्ड के मॉडल में एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। इस वजह से क्या कहा गया कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है, बेशक उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर थी, प्लम पुडिंग थ्योरी को उसने गलत साबित कर दिया, लेकिन स्टिल अभी भी रदरफोर्ड के अपने ही एक्सपेरिमेंट में, अपने ही मॉडल में कुछ मिस्टेक्स थी, कुछ डिफेक्ट्स थे, जिनमें से दो हमारे सिलेबस में हैं, ये हमने देख लिए। एक बार ओवरव्यू इसका देखें तो रदरफोर्ड ने प्लेनेटरी मॉडल जो है वो प्रपोज किया था एटम के लिए। ज़्यादा पार्टिकल बगैर मुड़े सीधे गुजर गए, जिससे पता चला कि एटम का ज़्यादा वॉल्यूम खाली है। फिर कुछ पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होना ये जाहिर करता है कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ है, जिसको क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस का। फिर कंप्लीट रीबाउंस बैक होना पार्टिकल का ये जाहिर करता था कि सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो बहुत हार्ड और डेंस है। चंद पार्टिकल का डिफ्लेक्ट होना ये जाहिर करता था न्यूक्लियस का साइज़ बहुत स्मॉल है, और एटम का साइज़ तो बड़ा है कंपैरेटिवली, लेकिन उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज़ बहुत कम है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। फिर एक एटम के ऊपर अगर हम देखें तो हमें कोई चार्ज नज़र नहीं आता, एज अ होल एटम न्यूट्रल होता है, जिससे हमें ये बात पता चली कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर होती है प्रोटॉन्स की तादाद की। इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स का नाम दिया जाता है। डिफेक्ट्स में हम देखें तो रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक क्या था, एटम्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं चूँकि, तो फिर क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है रेडिएशन की कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल होने की वजह से इन्हें एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ करनी चाहिए और अल्टीमेटली एटम के न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा, एटम तो तबाह हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली चूँकि अगर खारिज करते हैं तो उन्हें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाने चाहिए, लेकिन इन फैक्ट हकीकत में देखा गया तो लाइन स्पेक्ट्रम पता चला था। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थे दो उसके नकायस या डिफेक्ट्स कह लें या डीमेरिट्स कह लें, शॉर्ट कमिंग्स कह लें, ये हमारे पास थे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।